नाज़रीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आज के अखबार और आज की जो अहम खबरें उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आज के टॉपिक्स की तो हमारे पास है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन पर आर पार की लड़ाई शुरू। मैदान में उतर गए हैं 6 राज्यों की सरकारें। चेन्नई में आज हो रही है पहली बैठक। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो वह महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो वहाँ के अजीत पवार, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाइयों को कोई आंख दिखाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। वही अगर हम और खबर की बात करें तीसरी खबर की तो ये कि खड़गपुर में महिलाओं पर भड़के बीजेपी नेता दिलीप घोष। उन्होंने कहा है कि चिल्ला मत, गला घोट दूंगा। अगर आखिरी खबर की बात करें तो वह है बिहार से कि वैशाली में बोले प्रशांत किशोर का इस बार सांपनाथ और नागनाथ में किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। मतलब सांपनाथ और नागनाथ से मतलब ये कि लालू और नीतीश कुमार में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। वहीं इन सब चीज़ों पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शायद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साउथ में जो परिसीमन का मामला चल रहा है उसमें आज जो है पहली बैठक है और पहली बैठक में देखें तो हमने ये भी देखा कि तमिलनाडु में ये बैठक हो रही है, केरला, कर्नाटका और क्या बोलते हैं हम यहाँ की बात करें तेलंगाना की कि यहाँ पे बीआरएस जो वो हैं क्या बोलते हैं यहाँ के केटीआर वो भी गए हुए हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी गए हुए हैं, कांग्रेस प्रमुख भी गए हुए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो वाईएसआरसीपी ने भी इसका समर्थन किया है। ठीक है, पंजाब से आम आदमी पार्टी भी आई है। वहाँ पे कुछ ऐसा लगा मुझे कि जो वहाँ की एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल है उसके भी लोग नज़र आए हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही वहाँ पे और जिस तरह से यहाँ अभी ये जो मुद्दा उठा है अब वो देश के कई और राज्यों तक पहुँच गया है। परिसीमन से जिन जिन राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम होने की संभावना है वो राज्य अब तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन की इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। अब तक इस मुद्दे पर केवल बयान आ रहे थे लेकिन आज से रिएक्शन आना भी शुरू हो जाएगा। दरअसल आज चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर पहली बैठक होनी है। इस बैठक में तमिलनाडु ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया था। इसमें से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, एक राज्य के डिप्टी सीएम और बाकी राज्यों के प्रतिनिधि इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। देखिए, परिसीमन की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ जो इधर राज्य हैं, देखा जा रहा है शुरू से ही अगर हम एम के स्टालिन की बात करें चाहे भाषा को लेकर हो या अब परिसीमन को लेकर हो, वो लगातार जो केंद्र सरकार है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उसको निशाने पर ले रहे हैं। इसके पहले जो भाषा को लेकर विवाद खड़ा हुआ देखा गया कुछ हद तक जो बीजेपी सहयोगी दल के नेता वो उसके बचाव में आए, लेकिन परिसीमन का भी जो मुद्दा है एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सिर्फ साउथ तक सीमित रहेगा। लेकिन जो दूसरे राज्य के अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, उस राज्य के भी मुख्यमंत्री वहां का प्रतिनिधित्व भी अगर चलकर तमिलनाडु पहुंच रहा है तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो परिसीमन का मुद्दा सिर्फ साउथ का ही नहीं रह गया, ये पूरे देश में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक अगर जो रिपोर्ट है वो देखा जाए तो जो स्टालिन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि खुद तेलंगाना की हम बात करें, कर्नाटका की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, यहाँ तक कि उड़ीसा के भी कहा जा रहा है कि वहाँ के जो विपक्षी बीजू जनता दल है वो भी इस बैठक में शामिल हो रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन वो पहुंच चुके हैं पहले ही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एम के स्टालिन हर अपने मुद्दों को लेकर बेबाक माने जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से परिसीमन मुद्दों को लेकर वो पूरी बेबाकी के साथ सामने आए हैं, खुलकर वो सबका विरोध कर रहे हैं। वही अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वाईएसआरसीपी जो एक वक्त कहा जाता था कि काफ़ी बीजेपी के करीबी माना जाता था, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसे कि आने वाले वक्त में अगर हम साउथ की बात करें तो जैसे टीडीपी है या फिर और जो बीजेपी के सहयोगी दल है उस पर इसका असर पड़ सकता है अगर वो परिसीमन के खिलाफ खुलकर नहीं बोले तो। लेकिन अभी अब बैठक होने वाली है, अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या रणनीति तय होती है और किस हद तक ये जो बैठक है वो सफल हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली ऐसा देखा जा रहा है अभी तक कि साउथ के स्टेट्स में जहाँ जहाँ बीजेपी अलायंस के साथ गवर्नमेंट नहीं है वहाँ के लोग मौजूद हैं। जहाँ पे अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में इस वक्त जो है एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण जो कि एक सुपरस्टार भी हैं। वहाँ से कोई नहीं पहुँचा है अभी। बिल्कुल। लेकिन ये मुद्दा अगर साउथ का है शायद तो इसमें आंध्र प्रदेश की भूमिका भी होनी चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केरल भी वहाँ पहुँचा हुआ है, कर्नाटका भी वहाँ पहुँचा हुआ है और क्या बोलते हैं ये हमारे तेलंगाना भी वहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक है,
पुडुचेरी का कोई अभी तक शायद नज़र नहीं आया, या हो सकता है आया हो तो इतना बड़ा नाम ना हो उसका। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं देश में एक क्या बोलते दरार पड़ जाएगी कुछ साउथ और नॉर्थ के बीच में। वो बात सही भी उनके कहने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला वो है वो यही है, साउथ से जाता है, लेकिन साउथ को उतना मिलता नहीं, ये भी कहा जा रहा है। अब ये कहा गया कि पहले आप बच्चे जो है क्या बोलते कम पैदा कीजिए, साउथ ने उस पर फोकस किया, लेकिन अब वही हो रहा है कि उनका जो फोकस किया था वो गड़बड़ हो रहा है। इसी बीच हमने देखा कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उन्होंने भी तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले एक बयान दिया था कि आप लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। और वहीं अगर बात करें भी कुछ टाइम पहले तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही बयान दिया था, चंद्रबाबू नायडू ने भी, कि आप लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि यहाँ की आबादी बढ़े। जी बिल्कुल। अगर हम भाजपा की बात करें तो खुद उनका पहले नारा था कि हम दो हमारे दो, लेकिन उनके ही सहयोगी दल है, अगर हम टीडीपी की बात करें, हाल ही में उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करें। हालांकि इस पर उन्होंने स्कीम की भी बात की, तो इससे भी ये साफ होता है कि टीडीपी के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता है कि अगर हमारी जनसंख्या कम होती है तो आने वाले वक्त में, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2026 के बाद से परिसीमन जो है वो हो सकता है और लोकसभा का जो क्षेत्र है वो जनसंख्या के हिसाब से वो तय होगा। तो क्या अगर साउथ की हम बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या कम होने की वजह से एक भारी नुकसान इनको उठाना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अभी जो सहयोगी दल है टीडीपी, आखिरकार उसका इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, और वही टीडीपी है उनका ये कहना है कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो आखिर इन दोनों खींचातानी के बीच आम जनता का क्या होगा? या फिर जो परिसीमन के तहत अगर लोकसभा क्षेत्र का बंटवारा होता है तो उसमें जो अब सीटें कम होंगी उस पे आखिर आकार आने वाले वक्त में कैसे रणनीति तैयार की जाएगी? बिल्कुल, देखिए शायद जैसा आपने बोला आंध्र प्रदेश में तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। उससे आप देखिए कि अभी हाल ही में जब रमज़ान शुरू होने वाले थे तो टीडीपी ने ही अनाउंस किया कि 1 घंटा पहले जो मुस्लिम कर्मचारी हैं वो ऑफिस से जा सकते हैं। लेकिन अभी कल ही उन्होंने जा कर के टीडीडी में जा कर के बोला कि यहाँ पे सिर्फ जो इस धर्म के लोग हैं वही काम करें, और जो अन्यथा इस धर्म के नहीं हैं, मतलब जो हिंदू नहीं है या क्या बोलते हैं उनके उससे नहीं आते हैं उसमें, तो वो लोग वहाँ काम ना करें, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। उनको जो है या तो छुट्टी दे दी जाएगी या किसी और विभाग में डाला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए आप धर्म से रिलेटेड चीज़ें चलनी शुरू हो गई हैं साउथ में भी। जैसा हम देखते हैं कि सिर्फ हिंदी भाषी राज्य जो हैं, चाहे हम बात कर लें यूपी की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, इनमें ज़्यादा ही चीज़ें चलती हैं धर्म से रिलेटेड। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो चीज़ें साउथ में भी बढ़ रही हैं, और साउथ में इसका जीता जागता नमूना अभी जो यहाँ पे वो हुए चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें हमने तेलंगाना में ही देखा है जिस तरह से बीजेपी की सीटें बढ़ी, चाहे वो यहाँ का विधानसभा चुनाव हो उसमें भी बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, और जो यहाँ का लोकसभा चुनाव था टोटल उसमें भी उनकी सीटें बढ़ी। तो इससे नज़र आता है कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे भी है, थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया, क्योंकि कई ऐसे लीडर्स हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, उनके पक्ष में लोग खड़े होते हैं, तो वही। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे काफ़ी समझदार हैं। बिल्कुल। अगर हम साउथ की बात करें तो अभी भी पॉलिटिक्स के बारे में साउथ की एक साफ सुथरी तस्वीर मानी जाती है। कहा जाता है कि जो साउथ में पॉलिटिक्स होता है वो बिल्कुल जाति से ऊपर उठकर होता है। यहाँ पे जो विकास है, डेवलपमेंट है, उस पर बात की जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से एक राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया कि आप तिरुपति जो माला है उसमें उन लोगों को अंदर सिर्फ शामिल किया जाए जो हिंदू धर्म से, जो हिंदू धर्म से नहीं है, उनको उनकी बगैर किसी भेदभाव को उनको कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक राज्य का मुख्यमंत्री है, और आपके तरफ से भी अगर ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं तो आखिरकार आप किस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं? और एक तरफ तो आप रमजान में 1 घंटा पहले मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको जाने की परमिशन देते हैं, वही दूसरी तरफ आप खुद एक दायरा लिमिट तैयार करते हैं कि इस धर्म के लोग यहाँ पे जाएंगे, इस धर्म के लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। और हम देश की बात करें, देश में भी और कई सारे धर्मस्थल है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ रह के उसकी देखभाल करते हैं, वहाँ पे कामकाज करते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में हर एक धार्मिक जगहों पर ऐसी रणनीति या फिर ऐसी नियम निकाले जाएंगे कि वहाँ पे जिस समुदाय के जो लोग हैं वही उसका खासा ख्याल रखें? और क्या अगर ऐसे करने से हिंदू मुस्लिम के जो लोग मिसाल पेश करने की कोशिश करते हैं तो क्या ऐसे करने से हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो कभी बरकरार हो पाएगी? बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो बरकरार हो पाएगी। हम देखते हैं कि रमज़ान में काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इफ्तार पार्टी कराते हैं, और उस इफ्तार पार्टी में वो बाकायदा टोपी और वो रुमाल डाल के आते हैं। इसी बीच एक खबर अभी सामने आई महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाइयों को कोई भी आग दिखाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं।
फिर चाहे वो कोई भी। उन्होंने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा, दो समूह के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी हालत में बख्शा या माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नागपुर में जो हालात पैदा हुए, नागपुर में वायलेंस हुआ, नागपुर में काफ़ी सारे लोगों की दुकानें टूटी, काफ़ी सारे लोगों की गाड़ियाँ टूटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन उसमें आप ये देखिए कि एक तरफ जो है दो संगठन है, एक वीएचपी है और विश्व एक और है बजरंग दल, जो जा कर के वहाँ पे पहले ड्रामा करते हैं। उससे पहले कुछ एक दो बीजेपी के लीडर हैं जिनको बीजेपी कहती फायर ब्रांड नेता। हालांकि वो हमेशा उल्टे सीधे बयानात ही देते हैं। एक यहाँ तेलंगाना से हैं गोशामहल से टी राजा सिंह, और एक हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट में जो है वो मंत्री हैं नीतीश राणा। इन लोगों ने बहुत जा कर के उल्टी सीधी बातें बोली। उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, वहाँ जाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर ये दंगा भड़का है। इसी को लेकर के अभी MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। उन्होंने फिल्म छावा को हिंसा भड़काने के लिए दोषी ठहराए जाने को लेकर भी सवाल मतलब हमला बोला है। ओवैसी ने हिंसा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया। शायद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नागपुर में जो हिंसा हुई थी, नागपुर में हिंसा के बाद फौरन वहाँ के CM बोलते हैं कि छावा मूवी से लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और जो क्रोध उनमें आया वो छावा मूवी से आया। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स वहाँ गए थे उन्होंने जो बयान दिया उससे आया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि दो हिंदू संगठन वहाँ जा कर के जो वहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर रहे थे उसकी वजह से आया। लेकिन छावा मूवी का बोल करके उसके बाद फिर कई ऐसे हमने देखा है कि मीडिया चैनल्स के ट्विटर अकाउंट हैं जिन्होंने उस ट्वीट को करने के बाद फिर डिलीट किया है, ना जाने क्यों। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक फिल्म की वजह से ये चीज़ें हुई हैं? ये तो क्योंकि रीज़न ये है कि महाराष्ट्र में अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक धारावी का मसला चल रहा है और एक जो है वहाँ के एक वो थे, उनको मार दिया गया, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ चली। लेकिन वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी उसका ये कहना है कि कई सारे मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को ये औरंगज़ेब का मुद्दा उठाया गया है और औरंगज़ेब का मुद्दा उठा करके उस पर आप देखिए कि जो हमारा एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको हम दरबारी मीडिया भी कहते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक इसी पे डिस्कशन करता रहा। जी, अगर हम मुख्यमंत्री के बयान की बात करें तो उसके पहले सिर्फ एक छावा मूवी को बताना कि उसी की वजह से ऐसी सारी हिंसा भड़की, ये कत्ती से ही नहीं, क्योंकि देखा गया छावा मूवी के आने के बाद से कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार विवादित बयान दिए। और अब जिस तरह से देखा गया छावा मूवी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी तारीफ की थी, कई बड़े नेताओं ने इसकी तारीफ की थी, कई नेताओं ने शामिल होकर खुद थिएटर में इस मूवी को देखा था। तो इसके पहले भी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ इस पे जो हिस्ट्री किसी के साथ छेड़छाड़ की गई उसको लेकर माफ़ी मांग चुके हैं। तो क्या सिर्फ जो जिन्होंने एक्टिंग की है उस पर सवाल खड़ा करने की ज़रूरत है कि फिर जो डायरेक्टर है उन पे भी सवाल खड़ा करने की ज़रूरत है? फडणवीस ने कह दिया साफ तौर पे कि जो छावा है उसकी गलती, तो आखिरकार आप उस मूवी पे क्या एक्शन लिए? आपको भी पता है कि उस मूवी में कई ऐसे जो हिस्ट्री है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर हम अजित पवार की बात करें तो अजित पवार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उसमें कई बड़े जो मुस्लिम नेता हैं वो शामिल हुए। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे मुस्लिम भाई की तरफ आंख उठाकर देखेगा हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अजित पवार पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप उस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, अभी तक जो नागपुर में हिंसा भड़की है उसमें जो बेकसूर लोग अभी जेलों में बंद हैं, आपने वहां पे क्या दौरा किया और क्या आपने वहां के लोगों से बात की, उनको सहानुभूति दिखाई? सवाल ये भी बनता है कि जिन लोगों ने, जो मुस्लिम नेता वहां पे जो उनकी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जो खुद के बड़े मुस्लिम चेहराओं के तौर पे खुद को बताते हैं, आखिरकार अभी तक वो नागपुर हिंसा में जो लोग अभी तक जेल में बंद है उनसे वो कितने वार्तालाप किए, कितनी बार उनसे मुलाकात की और क्या उनको कानूनी सहायता देने की बात की है? हमने देखा कि जैसे कुछ लोगों की गिरफ्तारी है, उसके बाद जो कुछ हिंदू संगठन से लोग जुड़े हुए थे उनको जमानत दे दी जाती है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अभी भी इसमें बड़ी संख्या में जो अगर कोई जेलों में बंद है तो मुस्लिम है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ जो हिंसा कोई और भड़काता है और अगर आप खुद को डिफेंस करते हैं तो उसके बाद आपको ही जेलों में बंद कर दिया जाता है। अभी भी 110 माफ कीजिए 105 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा संख्या है तो वो मुसलमानों की संख्या। लेकिन आप इफ्तार पार्टी में शामिल होते हो, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो है वो मुस्लिमों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक क्या आपने वहां पर लोगों से जाकर बात की और इसमें आपकी क्या रणनीति है, क्या आप स्टैंड ले रहे हैं और क्या आप
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से कुछ बात किए तो कई तरह के सवाल खड़े हैं, क्योंकि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस मामले में देखा यह भी जाता है कि कई ऐसे नेता है जो खुद को मुस्लिम रहनुमाओं के तौर पर खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी वहां पे हिंसा भड़की, खुद देखा गया कि वीडियो में भी देखा गया कैसे उस वीडियो को लोग अफवाह बता रहे हैं, लेकिन देखा गया वहां पर कैसे जो कुछ कुरान की आयत लिखी हुई थी उसके बाद ही हिंसा भड़की। इस पर अगर हम MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने खुद कहा है कि फडणवीस का खुद वो गृह राज्य है, वहां से आप विधानसभा आते हैं, वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपके हाथ में, लेकिन फिर भी अगर आपके ही विधानसभा क्षेत्र में अगर ऐसी हिंसा भड़क सकती है तो आप समझे कि आखिर महाराष्ट्र का जो और इलाका वो कैसे शांत रह सकता है। बिल्कुल सही, जिस तरह से ओवैसी ने बात की, शायद आज हमने देखा कि जो डिलिमिटेशन वाला जो ये चल रहा है इसमें हमने देखा कि इम्तियाज जलील भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब MIM का भी कोई बंदा वहाँ प्रतिनिधित्व करने गया है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हम बात करें कि ओवैसी साहब ने अभी बयान दिया कि छावा मूवी ने हिंसा को भड़काया है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी भी इन चीज़ों पे मामला अटके हुए हैं कि ये किसने कराया है जी। इसमें कई सारे नामों को उजागर किया गया, लेकिन उन नामों पे कोई डिस्कशन नहीं होता जिनकी वजह से यह हुआ। वह हिंदू संगठन के दो हिंदू संगठन, एक VHP, एक बजरंग दल और दूसरे 2 लीडर्स जो BJP का लीडर है, जो हमेशा उल्टे बयान देते हैं, एक T राजा सिंह और एक नितेश राणे। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अजीत पवार तो वहाँ के डिप्टी CM है और ये नितेश राणे कैबिनेट में मिनिस्टर है, क्या इसको कैबिनेट से बेदखल नहीं करना चाहिए? आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, आप वोट लेने के लिए मुसलमानों को सिर्फ जिस तरह कांग्रेस पार्टी को बोला जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को सिर्फ वोट लेने का जरिया बनाया हुआ है, वो मुसलमानों को डायरेक्ट चीज़ें नहीं बोलती है। बीजेपी कभी कभी डायरेक्ट बोल देती है, वो ज़्यादा डायरेक्ट बोलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं बोलती है। उसी तरह से अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि अजीत पवार जो है, लेकिन एक चीज़ ये भी बोली जाती है अजीत पवार के बारे में कि उनके अंदर सेकुलरिज्म भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इतना आपके अंदर सेकुलरिज्म है तो आप अभी जा कर के नितेश राणे को अपनी कैबिनेट से बाहर करो। जिस तरह से हमने देखा कि आपके जो एक लीडर थे धनंजय मुंडे, जिनका एक उसमें आया था नाम, तो उनको फौरन इस्तीफा देना पड़ा था। तो आप भी इसी तरह नितेश राणे का इस्तीफा दिलवाइए, अगर आप में इतनी ताकत है तो क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, अगर हम बात बीजेपी की करें या फिर नीतीश राणे की बात करें तो आप देखिए कि अजीत पवार के पार्टी से नीतीश राणे नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता है। वही कह रहा हूँ, लेकिन कैबिनेट में तो है, कैबिनेट में है, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि कैसे दिल्ली का जो कानून मंत्री है उस पर खुद केस चल रहा है कानून तोड़ने का। तो एक तरफ बीजेपी खुद ऐसे लोगों को शामिल कर रही है, ऐसे लोगों को आगे प्रमोट कर रही है, और दूसरी तरफ अगर हम नीतीश राणे की बात करें तो जिस तरह से विवादित बयान उन्होंने दिया, आखिर देवेंद्र फडणवीस अपने कैबिनेट में जब शामिल किए हुए हैं तो उन पे क्या एक्शन ले रहे हैं। और कुछ सोशल मीडिया पर तो अब काफ़ी ऐसे मीम्स, ऐसे वीडियो जैसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो दंगा करे और इनके नेता बड़े जो नेता के बच्चे हैं वो बाहर विदेशों में जाकर पढ़े। तो हालांकि जनता भी सब चीज़ों को समझ रही है, लेकिन कहा जाता है कि जब समझ रही है, अभी समय लगेगा बहुत समझने में, लेकिन कहा जाता है जब ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं तो जो उनका फोकस होता है, जो टारगेट करने का तरीका होता है, वो टारगेट करते हैं और ऐसे हिंसा भड़कती है जिसमें वो अपनी जो राजनीतिक रोटियां वो सेकने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं और सेक भी पाते हैं वो रोटी अपनी। बिल्कुल सही। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होना है और इस वक्त अगर देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार काफ़ी छाए हुए हैं। नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं, चाहे उनकी वो असेंबली में मुंह बनाना हो या कई बार उन्हें देखा गया है कि कहीं पे वो कुछ प्रोग्राम में होते हैं तो वहाँ पे वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सुर्खियों में बन जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक और इसी तरह की हरकत की कि देश का राष्ट्रगान वहाँ पे बज रहा था और वो अपने बाजू में खड़े अधिकारी हैं या जो भी हैं उनसे वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा तो उनको हाथ से फिर खींचना पड़ा उनको अपनी तरफ। तो ये सारी चीज़ें चलें। इससे कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी का भी ये कहना है कि हालांकि विपक्ष इस पे हमलावर है और विपक्ष का ये कहना है कि भाई आप जो हैं अगर इस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, मगर मतलब अगर आप सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं, कल राबड़ी देवी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं कुर्सी पे बिठा देते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इनके साथ कुछ खेल भी कर रही है। अब जिस तरह से इस वक्त बिहार की राजनीति चल रही है, आरजेडी, जेडीयू एनडीए के साथ, आरजेडी महागठबंधन इंडिया जो अलायंस है उसके साथ, लेकिन इस बीच एक पार्टी और है जो अपनी
अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जिसको ये लग रहा है कि हम जो यंग जनरेशन है उसको हम ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और उस यंग जनरेशन के भरोसे ही वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, इस मैदान में आएंगे। और मैदान में आने से पहले उन्हें बड़े बड़े वादे किए हैं, उनका भी एक बार वादा देख लिया जाएगा। उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो पीके के नाम से मशहूर हैं, और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरजेडी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विकल्पहीनता की वजह से बिहार की जनता को सापनाथ और नागनाथ यानी आरजेडी और बीजेपी में से किसी एक को चुनना पड़ता है। इस बार लोगों के पास चुनने के लिए जनसुराज का बेहतर विकल्प है। मतलब उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि हम इन दोनों से अलग हैं और हम जो हैं वो काफ़ी काम कर लेंगे। इसी तरह हमने देखा दिल्ली में जब मुख्यमंत्री जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल जब पहली बार अपनी पार्टी बना रहे थे, उस दौरान वो भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब सरकार बनी उसके बाद अभी हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं। हालांकि दिल्ली का मसला ये है कि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें केंद्र सरकार के हाथों में होती हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अपने हाथ में उस पर तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से शायद पीके का बयान सामने आया है कि इस बार सांपनाथ और नागनाथ यानी आरजेडी और बीजेपी में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। इस बार लोगों के पास चुनने के लिए जनसुराज एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अब देखें कि अभी आप चुनाव में, अभी आपने उपचुनाव लड़ा था, उसमें आप सारी सीटें हार गए। एक कैंडिडेट जो आपका ज़्यादा वोट लेके आया है वो अपनी बदौलत लाया, क्योंकि उसकी छवि अच्छी है। वो अपनी छवि की वजह से वोट लाया, वो आपकी पार्टी की वजह से नहीं लाया। और जिस तरह से हम देखते हैं कि कई सारे चुनाव ऐसे होते हैं जहाँ पे आप पार्टी की वजह से जीतते हैं और कई जगह से आप सिर्फ अपनी वजह से जीतते हैं, आप अपनी छवि की वजह से जीतते हैं। तो क्या कहेंगे इस पे कि प्रशांत किशोर आगे चल के क्या कर पाएंगे? अभी जो बिहार की राजनीति जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार रोज कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, वो तो अब इस पे अपोजिशन तो उनका इस्तीफा मांग ही रहा। देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो उन पे लगातार कुछ पार्टियां जो एलिगेशन लगा रही हैं कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद पप्पू यादव ने और भी जो विपक्षी पार्टी, हम राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उसके जो नेता, एक सेकंड रोक रहा हूँ। इस तरह हमने बात की कि ये तीन पार्टियों की बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव हो रही है। उसने अपना अध्यक्ष चेंज किया है और कन्हैया कुमार जो हैं वो अपनी क्या बोलते हैं यात्रा कर रहे हैं, तो इससे भी कहीं कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उससे ज़्यादा फर्क है शायद में भी, क्योंकि जो उनकी सहयोगी दल है आरजेडी, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कास्ट को लेकर बहुत ही बेहतरीन समीकरण बैठाया है, क्योंकि वहाँ के प्रभारी जो हैं उनको भी अलग किया है, बदला है। अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उनको भी उन्होंने बदला है। कन्हैया कुमार को इसलिए लाया है क्योंकि कन्हैया कुमार बड़े जाति से आते हैं और अखिलेश यादव और कन्हैया कुमार एक कास्ट से हैं, तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाकर इनको रिप्लेस किया गया ताकि उनका जो वोट समीकरण है अखिलेश प्रसाद सिंह कि उनका जो वोट कोर है वो कन्हैया कुमार की जगह शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो उन पर लगातार आरोप लगते रहे कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद बताते हैं कि हमने इस राज्य में ऐसी पार्टी बनाई, इनको हमने जीत दिलाई, तो आखिरकार वो उपचुनाव में उनकी पार्टी को उनके उम्मीदवार क्यों नहीं जीत पाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि तमिलनाडु में जो नई पार्टी बनी है टीवी के विजयन जो है एक्टर, उन्होंने बनाई है, यहाँ पर भी आकर उन्होंने पार्टी वो उनकी जो रणनीति है वो तय कर रहे हैं। बीच में फुटेज भी आई थी, देखा गया बैठक में शामिल हुए थे। तो एक तरफ प्रशांत किशोर खुद को सेकुलर बताते हैं, लेकिन और उनमें उनकी पॉलिटिक्स की अगर बात की देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वो मुस्लिम जो वोटर्स है उनको लुभाने की कोशिश करते हैं और उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से देश में और अन्य जगहों पर जो हिंसा हो रही है, जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ तरह तरह की अपमानजनक बातें की जा रही है, विवादित बयान दिए जा रहे हैं, तो उस पर प्रशांत किशोर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमने बीच में देखा जब पटना में बीपीएससी के जो छात्र थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो प्रशांत किशोर पे आरोप लगे कि इस प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने में इनका बहुत बड़ा अहम एक रोल था और वो बीजेपी और जो जेडीयू है उस पर वो मतलब जिस तरह से तंज कसना चाहिए वो नहीं कस पा रहे थे। बस एक पब्लिक फेम में आने के लिए उन्होंने कुछ हद तक वहां पे गया, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, देखा गया था कैसे उन्होंने कहा था कि कंबल मैं नहीं ले रहा हूं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, दिल्ली में भी देखा गया कांग्रेस एक्टिव नजर आई। एक वक्त आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि यहाँ पे हम अकेले अपन दम पे सरकार बना सकते हैं, और लेकिन कांग्रेस के एक्टिव होने के बाद से वहां पे ना आम आदमी पार्टी सरकार बन पाई, कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं, लेकिन उनके वोट परसेंटेज है जो उसमें इजाफा हुआ। लेकिन अब क्या वही रणनीति कांग्रेस बिहार में अपनाने वाली है
और उनके जो सहयोगी दल है आरजेडी, तो क्या उस पर वो ज़्यादा जो उनकी जो रस्सी है वो टाइट करने की कोशिश कर रही है? अगर हम जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो जेडीयू में देखा जाए नीतीश कुमार के लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि उस पर विपक्षी पार्टी लगातार कई तरह के सवाल खड़ी कर रही है और लगातार वो हमलावर है। बिल्कुल सही। जिस तरह आपने पीके के बारे में बोला कि पीके जो हैं वो भी समझ गए हैं कि मुसलमानों के लेके साथ में चलेंगे तो हमारा भला होगा, भले हम जीते ना जीते, लेकिन अगला तो हार जाएगा। बिल्कुल। और उसके लिए उनका टारगेट मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरजेडी लग रही है, क्योंकि जेडीयू के खिलाफ वो बहुत कम बोल रहे हैं जितना वो आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं, जितना वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं कि एक 10वीं क्लास का पढ़ा हुआ आपका मुख्यमंत्री बन जाता है। ये वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। वो जेडीयू खिलाफ भी बोल रहे हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर वो उग्र रूप जो उनका आया है वो उसी के खिलाफ आया है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं ना कि हमारा जो पॉलिटिशियन वो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो पीके तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन पीके भी वही भाषा बोल रहे हैं जो कि एक क्या बोलते हैं, एक अनएजुकेटेड लीडर बोलता है, जो कि अपने आप प्रधानी लड़ा था, प्रधानी लड़ने के बाद वो एमएलए बना, एमएलए बनने के बाद वो एमपी बन गया है, तो भी वही लैंग्वेज बोल रहा है। और आप जो पढ़े लिख के आए, आपने इतने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, आपके नाम पे एक अफवाह उड़ाएगी कि आपने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है, आपकी वजह से वो इंटरव्यू देने गए। हालांकि चीज़ें बहुत अलग हैं, अगर इस पर खोजबीन की जाए तो जो किताबें लिखी गई, जो आर्टिकल लिखे गए, उसमें कहीं सामने नहीं आया कि पीके को सिर्फ मोहरा बनाया गया था। इसके लिए फंडिंग और इसके लिए जो ट्रेनिंग थी वो हिंदुस्तान से बाहर से कराई गई थी। खैर, जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह से अभी हमने देखा कि नागपुर में हिंसा का मामला सामने आया है और अभी परिसीमन पे जो है आज मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में क्या चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या बयान दिए जाएंगे, ये भी देखना बहुत अहम होगा। और इन सब चीज़ों पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू या फिर पवन कल्याण का क्या वो आएगा बयान, ये भी बहुत देखना अहम होगा। और वहीं जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है, या बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो अपने आप को संभाल पाएंगे या नहीं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारा इस प्रोग्राम ख़त्म होने का। जैसा कि आपने देखा कि हमने न्यूज़पेपर के जरिए आपको अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम नहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे साथी शायद उमर को दी इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।